गो लाइव कर रहा हूँ, आप आवाज चेक करिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ इज द वॉइस? प्लीज चेक द वॉइस। आवाज सही आ रही है? एवरीथिंग इज फाइन? ओके, लेट्स सी। सही है, ठीक है। ओके, वेल, वेलकम बैक। और गुड इवनिंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, कल हम लोगों ने पहला फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज जो जामिया 11th एंट्रेंस के लिए किया था। एंड टुडे आई एम हेयर विथ इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम लोग देखेंगे कि जाहिर सी बात है, आपको टॉपिक्स ज़्यादा है नहीं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी मैं करवाता हूँ बच्चों को, ताकि दो तीन और जो टॉपिक्स है उसको हम लोग कवर कर सकें। तो मेन इसमें हम लोग पूरा का पूरा जो है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स दे दूं, ताकि आप लोग बहुत आसानी से कर ले, कोई किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ओके, वेल, सो वी हैव मोर स्टूडेंट्स, दे आर ज्वाइनिंग, और टाइम इज ऑलमोस्ट 7:28। तो मैं 2-3 मिनट पहले ही लाइव आ गया हूँ, है ना। सो बट आई एम गोइंग टू वेट, क्योंकि पहले आने का ये मकसद है कि अगर कोई एरर हो, कुछ हो, तो उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। सो वेल, आप लोगों को पता ही है कि वन शॉट रिवीजन है ये। अब अभी आपको कुछ भी पढ़ाना नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग 5 से 6 क्लासेस जो है ऑलरेडी इंग्लिश के ले चुके हैं, और आप लोगों ने बहुत सारे टेस्ट पेपर्स भी किए हैं। तो आई थिंक यू ऑल आर डन विद द प्रैक्टिस एंड ऑल दैट। बट अभी लास्ट में क्या चाहिए? रिवीजन चाहिए, कुछ ट्रिक्स चाहिए, कुछ टिप्स चाहिए कि हम कैसे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, हम कैसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से और बहुत इजीली कर पाए, बिना किसी परेशानी के। क्योंकि जो बच्चे नए हैं उनको मैं बताऊं कि अब तो एमयू ने भी इंग्लिश का क्वेश्चन रख दिया, 5 क्वेश्चंस। तो अगर आप उनका देखेंगे, क्योंकि वहां 5 क्वेश्चंस है, और वो क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है उसमें। लेकिन जब हम बात करेंगे जेएमआई का, तो जेएमआई में आपके पूरे 25 क्वेश्चंस है। 25 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो 1/4 ऑफ द पेपर, एंड इट विल रियली मैटर। आप कितना ज्यादा स्कोर करते हैं इंग्लिश में, वो कहीं ना कहीं आपके रैंक को डिसाइड करेगा। सिलेक्शन तो आ, हम ये नहीं कह सकते किसी एक सब्जेक्ट के बेसिस पे होगा। अगर आपका इंग्लिश खराब हो जाता है, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, राइट। तो अभी टाइम हुआ है 7:30 हुआ है। सो वी नीड टू बिगिन। जो भी बच्चे हैं जो इमेज क्लासेस के नहीं भी हैं, और जो बच्चे हमारे इमेज क्लासेस के, आपका रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड जो इमेज क्लासेस से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन वो जेएमआई का एग्जाम दे रहा है, एएमयू का एग्जाम दे रहा है, तो आप उनके साथ लिंक शेयर करो, उनको भी फायदा मिलना चाहिए। जब हम लोग यूट्यूब पे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम चाहते हैं कि पब्लिक एट लार्ज, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, उनको बेनिफिट मिले, सबको मिले, है ना। क्योंकि अभी देखिए, वही बच्चे अच्छा करेंगे जिनका बेस स्ट्रांग रहा होगा। अभी लास्ट मोमेंट में मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, मोटिवेशन दे सकता हूँ, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ। लेकिन पूरा कंसेप्ट, पूरा बेस अगर किसी का क्लियर नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसको 1-2 घंटे में, ऐसा नहीं है कि आपका एकदम पूरा फुल फ्लेजेड हो जाएगा। हाँ, फुल फ्लेजेड नहीं होगा, लेकिन आई अज्यूम कि आपका 50 to 75% चीजें कवर अप हो जाएंगे। अगर हम लोग पहले, सबसे पहले सिलेबस की तरफ नजर दौड़ाएंगे, तो आइए देखते हैं कि हमारा जो मेन मोटिव है आज के इस सेशन का, हाउ टू स्कोर 25 out of 25 इन जेएमआई। चाहे आप आर्ट स्ट्रीम के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप साइंस के हो, तीनों जगह आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हमारा टारगेट यहां पर क्या रहेगा? टू स्कोर
25 आउट ऑफ 25, इफ नॉट 25 एटलीस्ट 23 आउट ऑफ 25। ये टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं क्योंकि टॉपिक्स ज्यादा नहीं है। अगर हम लोग टॉपिक्स को देखेंगे तो आपका जो जेएमआई ने प्रिस्क्राइब किया है, उन्होंने सेंटेंस को प्रिस्क्राइब किया है, उसके बाद नंबर 2 पे टेंस को किया है, नंबर 3 पे है आपका नरेशन, और नंबर 4 पे है आपका अनसीन पैसेज। मतलब 4 टॉपिक है और क्वेश्चन आपके आने हैं 25। पैसेज में 5 मार्क्स के क्वेश्चन, बाकी सेंटेंस उनका हॉट फेवरेट है, इसमें आपका 7 से 8 हो सकता है, और ये इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि जो सेंटेंस जो टेंस के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज्यादातर ये कई बार पैसिव वॉइस को भी पूछ लेते हैं, कई बार ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी चेक करते हैं। तो हम लोग जो बच्चे हमारे इमेज क्लासेस के हैं उनको मैंने एक्टिव पैसिव भी कवर अप करवाया है और उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी कवर अप किया है। यहां पर भी आज हम लोग एक्टिव पैसिव को भी लेंगे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी लेंगे। सर पैसेज सॉल्विंग ट्रिक बता दीजिए। बिल्कुल, उसको भी शेयर करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेंस में। सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल आप ये समझिए हॉट फेवरेट टॉपिक है जेएमआई वालों के लिए। क्लास 6 में भी वो देते हैं, 9th में भी देते हैं। जब क्लास 6 और 9th में इतना वास्ट उनका सिलेबस है, फिर भी वो 4 से 5 क्वेश्चन देते हैं और आपके यहाँ तो लिमिटेड टॉपिक्स है, तो इससे 7 से 8 क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब सेंटेंस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमें क्या समझना है, फ्रेज को समझना है कि फ्रेज होता क्या है। शॉर्ट में बिल्कुल चलेंगे। व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जरूर होता है, लेकिन हमें कैसे पता कि ये क्लॉज नहीं है या सेंटेंस नहीं है? तो ओनली थिंग विच यू हैव टू लुक इनटू दिस, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका वर्ब पे कमांड है, और आई अज्यूम कि आप लोगों का वर्ब पे कमांड होगा क्योंकि आगे के जितने भी टॉपिक्स है वो सारे वर्ब से रिलेटेड है, वो सारे बेस्ड ऑन वर्ब है। अगर वर्ब आता है आपको तो यहां पर क्या होता है, एब्सेंस ऑफ वर्ब है। कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको अगर मिलता है और उसमें वर्ब नहीं है तो आप सोचिए वो क्या है, फ्रेज है। जैसे हम बात करेंगे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, और इस तरीके के कई फ्रेजेस है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट दे डू नॉट मेक एनी सेंस। अगर हम बात करेंगे माई नेम, इवन 2 वर्ड का जो ग्रुप है वो भी क्या है, फ्रेज है। जब हम कहते हैं माई नेम, हिज नेम, तो ये भी फ्रेज है। डायरेक्टली इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट विल मूव टू क्लॉज। ये नहीं आना चाहिए, लेकिन एक क्वेश्चन आता है जब हम आते हैं यहां पर सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में, तो यहां पर हमें जरूरत पड़ता है किसका, क्लॉज के कंसेप्ट का। क्यों? अगर क्लॉज नहीं मालूम है तो आप ये चारों क्वेश्चन में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो यू विल बी टोटली ब्लैंक। अब क्लॉज में क्या होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसमें प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ सब्जेक्ट एज वेल एज प्रेडिकेट। यहां पर क्या है, आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिलेगा। अब डिफरेंस क्या है, फ्रेज का बेटर वर्जन है, फ्रेज में सब्जेक्ट ही नहीं था ना ही वर्ब था, उसका एडवांस वर्जन क्या है, क्लॉज है। अब क्लॉज और सेंटेंस, अगर आप सेंटेंस को देखेंगे तो वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसमें भी सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। क्लॉज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट है। डिफरेंस कहां है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपको सेंटेंस कंप्लीट सेंस देगा, पूरा कंप्लीट मीनिंग देगा, लेकिन जब हम क्लॉज को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये आधा अधूरा है, ये किसी का पार्ट छूटा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि किसी चीज का हिस्सा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, बिकॉज
ही वॉज इल। अगर आप ये देखेंगे बिकॉज ही वॉज इल, आप अगर इसको देखेंगे क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट आपका क्या है? ही है, और वॉज क्या है? वर्ब है। तो क्या ये सेंटेंस है? अगर हम बिकॉज को हटा देते तो ये टोटली सेंटेंस बन जाता है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि हम कनेक्टर को ऐड करते हैं या फिर आप कह सकते हैं कंजंक्शन इसमें एडेड रहता है, तो ऐसा लगता है कि किसी चीज का हिस्सा है, किसी चीज का पार्ट है। ये सेंस नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि मैंने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं, आप सीधे आके कह रहे हैं बिकॉज ही वॉज इल। तो क्या मतलब? किसी ने आपसे पूछा और क्यों इल है ये तो आप बता ही नहीं रहे, तो ये इनकम्प्लीट है। यहां पर सेंस इनकम्प्लीट होता है। जब हम सेंटेंस की बात करेंगे तो इसी को आप पूरा करिए। ही लेफ्ट द क्लास, ही लेफ्ट द क्लास बिकॉज ही वॉज इल। अब यहां से लेके पूरा यहां तक ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें दो सेंटेंस नहीं है, इसमें दो क्लॉजेस है। जब एक आपको दिख रहा है क्लॉज, और जाहिर सी बात एक और क्लॉज आ जाता है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो हम यहां पर दोनों मिल करके ये सेंटेंस को बना रहे हैं, और ये दोनों अलग अलग सेंटेंस नहीं है, क्लॉजेस है। अब जाहिर सी बात है आप खड़े हैं, आपको जरूरत है, आपको सपोर्ट की जरूरत है, आपको कहीं जाना है, आप जा नहीं पा रहे, कोई आता है आपको हेल्प करता है या आपको लिफ्ट दे रहा है, आपको ले जा रहा है, उस वक्त क्या है? उस वक्त आप डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कि कोई भी मिल जाए मैं उसके साथ चला जाऊंगा। और जो आता है जो आपको सपोर्ट कर रहा है वो इंडिपेंडेंट है। तो सेम कंसेप्ट हमारा रहता है क्लॉज में, कि वो क्लॉज जिसको अगर हमने अकेला कर दिया तो स्टिल ही हैज चांस कि वो एक सेंटेंस बन जाए। जैसे आप बाइक से किसी से लिफ्ट लेते हैं, वो आपको रास्ते में उतार देगा कहीं पर, आप फिर बेसहारा होगे, लेकिन उसके पास तो है ना कि वो आपके बिना भी जा सकता है। तो सेम यहां पर कंसेप्ट है कि अगर हम ही लेफ्ट द क्लास सिर्फ लिख दे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। अब एक क्वेश्चन ये रहता है बच्चों के माइंड में कि सर ये जो बिकॉज है हम इसके साथ क्यों नहीं जोड़ रहे? ही लेफ्ट द क्लास बिकॉज बोल दीजिए। ये बिकॉज हमेशा इसके साथ क्यों जाता है? तो इसका सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि जो भी कनेक्टर होगा, कनेक्टर का मतलब जो भी ज्वाइनिंग वर्ड होगा, चाहे वो कंजंक्शन हो या रिलेटिव प्रोनाउन हो, ज्वाइनिंग वर्ड के बाद जो भी क्लॉज होगा वो उसी के साथ जाएगा। अब कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक सेंटेंस बिगिन होता है एज से, एज से हम बिगिन करते हैं, तो इसमें क्या होगा? एज के बाद जो भी क्लॉज है वो इसके साथ रहेगा, फिर कॉमा के बाद जो हम यूज करते हैं वो हमारा रहेगा इंडिपेंडेंट। तो जस्ट आफ्टर द ज्वाइनिंग वर्ड जो भी क्लॉज है वो उसके साथ जाएगा। ठीक है, और इसी बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। ओके, राइट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को आप कई नाम से समझ सकते हैं। एक तो ये होता है द वन हु परफॉर्म्स एक्शन, द वन हु डज एक्शन, द वन हु एक्ट्स। मतलब किसी भी तरीके का काम हो रहा है वो सब क्या है? सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है। या फिर लीस्ट जो आपको नहीं आ रहा है समझ में, इतना तो आपको समझ में आएगा कि हम इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं। द पर्सन अबाउट हुम वी आर टॉकिंग इज सब्जेक्ट। और जब आपको सब्जेक्ट मिल जाता है उसके बाद कुछ भी बचा हुआ हो वो सब प्रेडिकेट हो जाता है। अब प्रेडिकेट में क्या आता है? प्रेडिकेट में आपका वर्ब भी आता है, ऑब्जेक्ट है या फिर अदर वर्ड्स। जरूरी नहीं है कि सारे सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए, बहुत सारे सेंटेंसेस है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है लेकिन अदर वर्ड्स होते हैं जो उसके मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। राइट, अब इसमें एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि अगर आपसे इंपेरेटिव सेंटेंस पूछ दिया जाए, सपोज आपसे ये बोला जाए गो आउट ऑफ द क्लास, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है?
इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको दिख रहा है ये वर्ब है, और जाहिर सी बात है वर्ब इंक्लूडिंग वर्ब, उसके बाद जो कुछ भी है वो सब प्रेडिकेट का पार्ट है। ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट का है, और आप कह रहे हैं सर हमें तो सब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा। यहां पर सब्जेक्ट हिडन है, और इंपेरेटिव जो होता है जिसमें हम ऑर्डर देते हैं उसमें हमेशा यू होता है। ऑर्डर जब भी हम देते हैं हम सामने वाले को देते हैं। अगर मैं किसी और को ऑर्डर दे रहा हूं किसी और के थ्रू, तो फिर वो मेरा इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं होगा, वो होगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में जाएगा। क्लियर है सबको? अब हम बात करेंगे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल का मतलब होता है बहुत ही इजी, मतलब एक सेंटेंस है जिसमें अकेला क्लॉज है, मतलब एक से ज्यादा क्लॉज है ही नहीं। जैसे ही इज अ गुड बॉय, ये सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड का मतलब होता है सेम, मतलब टू क्लॉजेस होंगे और दोनों क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब दोनों फ्री है, जब दिल चाहे दोनों का मकसद अगर एक है, सपोज मैं भी स्कूल जा रहा हूं आप भी स्कूल जा रहे हैं, हम दोनों का डेस्टिनेशन एक है, तो हम बोलते हैं आओ यार तुम हमारे साथ चल लो। लेकिन एक दिन आप ले गए, दूसरे दिन ले गए, तीसरे दिन आपने नाटक करना शुरू कर दिया, आपके दिमाग में कुछ आ गया कि यार मैं खामखा क्यों करूं, ये अपना पेट्रोल बचा रहा है, मैं अपना पेट्रोल खर्च कर रहा हूं, तब कुछ भी हो सकता है ना, हालांकि पेट्रोल उतना ही जा रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे? वो मना कर देगा, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास अपनी व्हीकल है, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं एक मोटिव था, एक डेस्टिनेशन था जहां पर हम कॉमन हमारे गोल्स थे, कॉमन ऑब्जेक्टिव था, हम इसलिए आपके साथ आ गए, हम आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो कंपाउंड सेंटेंस में मैंने बताया था क्लास में कि एंड लगा हुआ होता है, और लगा हुआ होता है, नॉर लगा हुआ होता है, बट लगा हुआ होता है, येट लगा हुआ होता है। तो ये 4-5 कंजंक्शन अगर आपको मिल जाए तो स्ट्रेट अवे आप मार्क करो कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इसमें एक डिपेंडेंट होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स जब हम कहते हैं ना कि चीजें कॉम्प्लेक्स हो गए, कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? इट इज नॉट सिंपल एज इट इज। तो कंपाउंड में क्या है कि अगर तुम नाटक करोगे भाई हम अपने गाड़ी से निकल रहे, हम तुम्हारे आगे पीछे नहीं करेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स में मामला फंसा हुआ है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है इट इज कॉम्प्लेक्स, द मैटर इज कॉम्प्लेक्स। आपको बिठा के ले गया और रास्ते में छोड़ दिया, उतरो मैं नहीं लेके जा रहा हूं, अब क्या करोगे तुम? हाथ पैर उसके पकड़ लो भाई, यही कर सकते हैं ना, हाथ पैर पकड़ो, नहीं मानेगा। मैं एग्जांपल देता हूं कि आपको ट्रीट दे रहा है, आपको बोला चलो यार हम कुछ खाने पीने चल रहे हैं, आपने बोला है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं, आपने अपनी मजबूरी जाहिर कर दी है, वो कह रहा कुछ नहीं यार मैं हूं ना मैं लेके चलूंगा। आधे रास्ते में उसको दिमाग में है यार मैं क्यों इसके ऊपर पैसा खर्च करूं, फिर क्या करेगा वो कहेगा कि नहीं यार हम वहां नहीं जा रहे, चलो उधर चल रहे हैं, चाय पीने चल रहे हैं। अभी आपको इतना बड़ा ख्वाब दिखा रहा था कि यार हम चलेंगे होटल में या रेस्टोरेंट में ये खाएंगे, अब एकदम से आ गया भाई चल रहे यार चाय पीने चल रहे। आपने अपने माइंड में ये सोच लिया है कि यार ये खाऊंगा वो खाऊंगा, सडनली आपको एकदम धमाका लगता है कि यार ये क्या कह रहा है, चाय, मतलब मैं चाय पीने के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। अब आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो वो कहेगा भाई ऐसा है, ई रिक्शा से उतरो अपना देखो। अब क्या करोगे? पैसे नहीं है तुम्हारे पास, तो उस वक्त बेचारा घूमता रहे, उसके साथ साथ रहो, चाहे वो चाय भी ना पिलाए तुम्हें, घुमा करके वापस लाके तुम्हारी जगह पे पटक दे। तो वो होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। अब जाहिर सी बात है यहां पर दो क्लॉज है, यहां पर भी दो क्लॉज है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मतलब दोनों का मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब मोर देन टू। जब मोर देन टू होता है तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? या तो एक इंडिपेंडेंट होगा बाकी सारे डिपेंडेंट होंगे, या फिर एक डिपेंडेंट होगा बाकी सारे इंडिपेंडेंट होंगे। क्लियर है? तो आपको सबसे आसान तरीका है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में
कि दो से ज्यादा क्लॉज दिख जाए, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कंपाउंड इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, ये सब कुछ नहीं सोचना है। दो से ज्यादा दिखे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मार्क करो। एग्जाम में कभी भी आपसे नहीं पूछेगा कि ये अंडरलाइन पार्ट कौन सा, ये कभी नहीं पूछेगा। आपको सेंटेंस पूछेगा ये किस टाइप का है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। चलिए, नाउ नेक्स्ट विल मूव टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स में हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में चलेंगे। हमारे पास क्या है, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं क्लास में बहुत अच्छे से कर लिए होंगे, डिक्लेरेटिव है हमारे पास, इंपेरेटिव है, फिर इंटेरोगेटिव है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी है, और फिर ऑप्टेटिव है। इसी सीक्वेंस में अगर आप लर्न करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो बहुत आसानी से होगा। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों जो है एंड्स इन फुल स्टॉप, मतलब डिक्लेरेटिव भी फुल स्टॉप से एंड हो रहा है और इंपेरेटिव भी फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या है दोनों में डिफरेंस? इसमें आपको यह देखना है कि अगर आपको सब्जेक्ट दिख जाए तो सब्जेक्ट किसमें होता है? डिक्लेरेटिव में होता है। इसमें क्या है? सब्जेक्ट हिडन होता है आपका। जैसे जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, जितना भी कमांड है, जितना भी रिक्वेस्ट है, सजेशन है, वो सारे क्या होते हैं? इंपेरेटिव होते हैं। बाकी जितने भी है, अब बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं? आज भी हमारे यहाँ टेस्ट हुआ, पहले भी मैं देता हूं डीपीटी में। अगर लिखा हुआ होता है सपोज द टीचर एडवाइज्ड, है ना, अब कुछ बच्चे बोलेंगे टीचर कभी एडवाइस कहां देते हैं, है ना, वो सुनाते रहते। टीचर एडवाइज्ड, ये डिक्लेरेटिव का स्ट्रक्चर है। हाँ, टीचर अगर डायरेक्टली आपको बोल रहा है रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, कंप्लीट योर वर्क, डू योर वर्क ऑन टाइम, ये सारे इंपेरेटिव है। लेकिन कोई आपको कन्वे कर रहा है कि यार टीचर सेड अस टू कंप्लीट द वर्क, मतलब टीचर सब्जेक्ट है और ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, राइट? तो ये दो है, डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव, जो दोनों एंड हो रहा है फुल स्टॉप से, लेकिन हमको देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जहां मिल जाए डिक्लेरेटिव। अब इसको, इन दोनों की पेयरिंग हम करेंगे इंटेरोगेटिव की और एक्सक्लेमेटरी। ये दोनों शुरू होता है WH वर्ड से, ये भी WH वर्ड से शुरू होते हैं। इसमें आपको क्या देखना है? इंटेरोगेटिव का मार्क है तो इंटेरोगेशन, और एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें एक एक्सेप्शनल है कि अगर आपको एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यूज किए हुए मिल जाते हैं सेंटेंस में, जैसे अलास ही इज नो मोर। अब यहां पर आप कहेंगे कि सर ये तो WH वर्ड से शुरू नहीं हुआ, ये मैं बता रहा हूं एक्सेप्शनल केस है। तो आपको यहां अलास वर्ड दिख गया, मतलब ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। अगर किसी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड है तो आप उसको मार्क करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर है? अब आते हैं ऑप्टेटिव, और इन दोनों में क्या है? एक्सक्लेमेटरी WH वर्ड से शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क से। ये शुरू होता है मे से, लेकिन ये एंड होता है एक्सक्लेमेटरी से। तो अगर आपको मे से दिखता है तो आप उसको मार्क करिए ऑप्टेटिव। अब एक जो एक्सेप्शनल केस है, आई विश आई वर यंग अगेन, या फिर इस तरीके की, जहां पर विश लगा हुआ है, तो विश वाले सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं दिखेगा। तो आपको देखना है विश वर्ड, अगर विश लगा हुआ है तो आप उसको मार्क करेंगे ऑप्टेटिव। तो या तो मे हो, मे के साथ आपका एंड हो रहा हो किससे? एक्सक्लेमेटरी से। ध्यान रखना, पता चला फ्लो में मे आई कम इन, जो इंटेरोगेटिव है उसको आपने ऑप्टेटिव मार्क कर दिया। ऐसा होता है कि स्टेट ऑफ माइंड अभी मेरा मे पे फिक्स है कि मे मुझे दिखेगा, मुझे ऑप्टेटिव मार्क करना नहीं,
एंड को भी देखो कि वो एंड किससे हो रहा है। ठीक है, तो आई होप ये सबको आ गया होगा समझ में। अब हमें देखना है कि हम किसी भी वर्ड को नेगेटिव कैसे बनाते हैं। नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव है। डिक्लेरेटिव में हम क्या करते हैं, जनरल रूल क्या है कि जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसके बाद हम नॉट लगाते हैं। ये चाहे आप कोई सा भी सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव है जैसे ही इज अ गुड बॉय, तो इज भले ही मेन वर्ब है लेकिन है ऑक्सिलरी वर्ब, तो ही इज नॉट अ गुड बॉय। इसके बाद हमने लगाया ही इज प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग। ही हैज डन द वर्क, ही हैज नॉट डन द वर्क। तो हर जगह हमने कहा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाया है। और इंटेरोगेटिव शुरू करते हैं हम किससे, ऑक्सिलरी से। इज ही अ गुड बॉय, डू यू लाइक दिस, आर यू गोइंग, हैव यू डन दिस वर्क। तो जितने भी इंटेरोगेटिव है वो सारे ऑक्सिलरी से शुरू होते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि डिक्लेरेटिव को आप इंटेरोगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं और नेगेटिव में भी कर सकते हैं। किसको, डिक्लेरेटिव को। जब बात आती है इंपेरेटिव की, तो इंपेरेटिव का आप सिर्फ नेगेटिव कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव नहीं कर सकते। ऑर्डर कोई आपसे पूछ के नहीं देगा कि विल यू गो आउट। अगर हम बोलेंगे विल यू गो आउट तो वो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम कह सकते हैं डू नॉट गो आउट, डू नॉट डू दिस वर्क। तो ये क्या है, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट हमारा है क्या, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का भी नेगेटिव हो सकता है और डिक्लेरेटिव हो सकता है। डिक्लेरेटिव कौन से सेंटेंस का होगा इंटेरोगेटिव के, वो सेंटेंसेस जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुए। WH वाले को आप कभी नहीं कर सकते। व्हाट इज योर नेम, इसका डिक्लेरेटिव क्या होगा, इसका कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं इज योर नेम ABC, तो इसका आसानी से बना सकते हैं योर नेम इज ABC। क्लियर है। अब क्वेश्चन में हमने 6 टाइप्स पढ़ा था। एक तो WH वर्ड है, दूसरा है ऑल्टरनेट क्वेश्चन, ठीक, उसके बाद है यस नो क्वेश्चन, रेटोरिकल है, एम्फैटिक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन टैग में आप कौन सा कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, जो आपका मैग्नेटिक लॉ है कि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर और सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। तो ऑपोजिट मतलब यह है कि एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा, तभी कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। जैसे ही इज अ गुड बॉय, अब यहां पर हम लिख सकते हैं इजंट ही। तो मतलब यह है कि एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। अगर यहां से नॉट को हम हटा देते हैं तो वो दोनों गलत हो जाएगा, या फिर आप यहां पे नॉट लगा देंगे तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा आपको सब्जेक्ट देखना है कि यहां पर ही है तो यहां पर भी ही होना चाहिए। पता चला यहां पे शी डाल दिया, यहां पर इस डला हुआ है, पता चला यहां पे वॉज डाल दिया, तो वो भी गलत होगा। ठीक है। एक्सक्लामेटरी जितने भी होते हैं, आप इसका डिक्लेरेटिव बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि सेम चीज कहां हम नरेशन में हमें करना पड़ता है। ठीक। बाकी एक ऑप्टेटिव है, उसका भी जरूरी नहीं है कि बनेगा। ठीक है। तो सेंटेंस में बहुत ही इजी होता है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। द ओनली थिंग इज नीडेड कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो उर्दू या हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे, वो बहुत लो फील करते कि यार हमसे होगा नहीं। बहुत इजी है, बहुत इजी पेपर है, बिल्कुल आपसे होगा। बस थोड़ा सा ये है कि आप, बाकी बच्चे पूरे 25 क्वेश्चन को हो सकता है वो 25 मिनट में कर दे, आपसे हो सकता है 35 मिनट लगेगा, लेकिन क्वेश्चन आपसे भी होगा। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा टेंस है। टेंस में हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, किस बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सा वर्ब होगा। सबसे पहले तो आप लोगों के पास ये टेबल होना चाहिए, कौन सा, जैसे हमने बना लेना है इस तरीके से सिंपल टेंस, और इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव पैसिव दोनों का देखेंगे। यहां पर ऐसे एक्टिव लिख लो, यहां पर आप लिख लो पैसिव। नहीं, मॉड्यूल में शॉर्ट में नहीं है, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। अब यहां अगर सिंपल टेंस में है, सिंपल टेंस में आपको वर्ब फर्स्ट, और इसको पूरा लिखते हैं, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, या फिर विल और शैल के साथ आपको मिलेगा वर्ब फर्स्ट। अगर ये तीन स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस में, सिर्फ आपको वर्ब फर्स्ट मिल रहा है, वर्ब सेकंड मिल रहा है, या विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल रहा है, तो वो होगा आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। अब आते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस में इज, आर, एम प्लस वर्ब आईएनजी। इसमें क्या हो जाएगा, वॉज, वर प्लस वर्ब आईएनजी। सिमिलरली यहां पर हो जाएगा विल बी, शैल बी प्लस वर्ब आईएनजी। मतलब अगर आपको आईएनजी फॉर्म दिख रहा है तो आप इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। चलो अब इन दोनों का हम लोग पैसिव की तरफ देख लेते हैं। पैसिव में क्या होगा, पैसिव में हमारे साथ हमको मिलेगा इज, आर, एम प्लस वर्ब, कौन सा वर्ब मिलेगा, थर्ड फॉर्म। पास्ट में बहुत सारे बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है कि सर हमें पता ही नहीं चलता है कि पैसिव प्रेजेंट में है या पास्ट में, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पर लगा हुआ है। तो अगर इज, आर, एम लगा हुआ है मतलब वो प्रेजेंट टेंस में है, वॉज वर्ब लगा हुआ है तो पास्ट टेंस में। फ्यूचर में क्या लगा हुआ होगा, विल बी, शैल बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये तो हो गया सर सिंपल टेंस का, बहुत ही इजी है कि हमको क्या देखना है, इज, वॉज, विल बी, शैल बी देखेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। लेकिन जनरल अगर आप देखोगे एक्टिव में हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ होता है। तो अगर इज, आर, एम के साथ आपको थर्ड फॉर्म दिख जाए तो क्या होगा, वो पैसिव होगा। अब पैसिव में कंटिन्यूअस का क्या करें, क्या ये हम यूज करेंगे इज, आर, एम, वॉज वर, बिल्कुल रहेगा। कंटिन्यूअस टेंस में भी आपको इज, आर, एम रहेगा, सिर्फ एक चीज पे आपको देखना है कि बीइंग के साथ अगर वर्ब थ्री है, बीइंग के साथ वर्ब थ्री है मतलब ये पैसिव का कंटिन्यूअस है। बीइंग के साथ वर्ब थ्री मींस पैसिव का कंटिन्यूअस। बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं, इज, आर, एम है तो प्रेजेंट, वॉज वर है तो पास्ट, विल बी है, शैल बी है तो फ्यूचर है। क्लियर है इतना सबको। अब हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट में यहां पर देखिए हैज, हैव प्लस वर्ब थ्री। ठीक, अब यहां ये हैज, हैव, वर्ब थ्री और ये दोनों में डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस है ना। वहां हम इज, आर, एम को यूज करें, यहां हैज, हैव को यूज करें, यहां फिर हम हैड को यूज करेंगे और यहां
विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब 3 होगा। तो सर पैसिव में इसका क्या होगा? एक चीज और बताऊं कि फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस नहीं होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब यहां पर देखो हैव लगा हुआ है, तो आपको देखना क्या है, हैज हैव तो लगेगा ही, आपको देखना है बीन के साथ थर्ड फॉर्म, बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर है तो वो पैसिव का परफेक्ट है। एक बार और देख लेते हैं, एक्टिव सबको मालूम होता है, पैसिव में थर्ड फॉर्म के साथ इज आर एम लगा हुआ है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। इज आर एम के साथ बीइंग लगा हुआ है कंटिन्यूअस टेंस, बीन और थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका होता नहीं है। ठीक है, पैसिव का नहीं होता है। एक्टिव में हमें क्या ऐड करना पड़ता है? एक्टिव की अगर हम लोग बात करेंगे तो परफेक्ट में हमको ऐड करना पड़ता है हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब आईएनजी। ठीक है, ये तो हमारा टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अगर आपको चेंज करने को आएगा आप आसानी से कर सकते हैं, आपको आइडेंटिफाई करने को आएगा आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है कि जब आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दे। अभी तक तो उन्होंने ज्यादा दिया नहीं है, ठीक है, बहुत रेयरली उन्होंने दिया है, लेकिन इसमें पैनिक नहीं होना कि यार फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे तो हम कैसे करेंगे। कुछ टर्म्स जो है ये जैसे डेली है, एवरीडे है, ऑलवेज है, ये अगर आपको एडवर्ब मिल जाए इसका मतलब हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट में। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल ऑलवेज। ठीक, इसके बाद अगर नाउ है, नाउ का क्या मतलब होता है? अभी, है ना, करेंटली, और इसका पास्ट टेंस में हम कहते हैं देन। नाउ मतलब अभी, देन मतलब पहले। आई वॉज प्लेइंग देन, उस वक्त। अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग यू नाउ। अगर नाउ लगा हुआ है मतलब ये कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहले बात करते हैं, फिर हम परफेक्ट पे जाएंगे। सिंस या फॉर लगा हुआ होना जरूरी है। अगर सिंस और फॉर नहीं लगा है तो आपको बिल्कुल भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज नहीं करना है। परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट टेंस में हम बात करेंगे पहले प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में कॉम्बिनेशन होता है सिंपल, क्या होता है? सिंपल पास्ट। पास्ट परफेक्ट, इसमें भी कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिंपल पास्ट। फ्यूचर परफेक्ट पे आते हैं तो इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन? सिंपल प्रेजेंट होता है। अब सर अगर ये आ जाए तो हम क्या करेंगे? मतलब आप समझ रहे हैं, सिंपल पास्ट दिया हुआ है, आपको फिल करना है या तो प्रेजेंट करें या पास्ट करें, तो क्या करना है? तो पहला प्रेफरेंस आप किसको देंगे? पास्ट परफेक्ट को। सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? पास्ट परफेक्ट को। अगर पास्ट परफेक्ट नहीं मिलता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट को, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं मिलता है तो फिर आप टेंस को देख लीजिएगा कि अगर हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं तो यहाँ चाहे कंटिन्यूअस हो या कोई भी वर्ब हो वो होना चाहिए प्रेजेंट का। अगर पास्ट है यहाँ पर तो पहले का सारा पास्ट होना चाहिए, फ्यूचर है तो पहले का सारा फ्यूचर होना चाहिए। क्लियर है? इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। ये बस दिखने में बहुत वास्ट लगता है, इतना वास्ट है नहीं। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। आपको वर्ब के काइंड्स पता होने चाहिए। एक होता है एक्शन, एक्शन वर्ब होता है। दूसरा होता है स्टेट ऑफ बीइंग, और तीसरा होता है पोजीशन वर्ब। पोजीशन मतलब कि जो पोजीशन को शो करे। जैसे एक्शन वर्ब क्या है? प्ले है। स्टेट ऑफ बीइंग क्या है?
बी वर्ब है जिसको हम कहते हैं इज आर एम। जैसे आई एम अ टीचर, तो ये क्या, ये कोई एक्शन तो नहीं परफॉर्म कर रहे, ये क्या बता रहा है, ये मेरे स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, ये मेरे कंडीशन को बता रहा है। तो बी वर्ब। पोजीशन होता है हैव, हैज और हैड। जैसे आई हैव अ पेन, तो इसमें क्या है, वर्ब, हैव ही एक वर्ब है, तो ये पोजीशन वाला वर्ब है। अब उसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे रहता है, देखो एक एग्जांपल, आई हैव हैड माई लंच, सही है सेंटेंस, क्यों गलत है, सही से देखिए। बेटा ये हैड जो है ये मेन वर्ब है, नहीं कर रहा है बेटा, ये पोजीशन वर्ब है और ये आपका ऑक्सिलरी है। इसका टेंस क्या है, इसका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर यहां पर होता आई हैड माई लंच, तो वो हो जाता पास्ट परफेक्ट। मतलब यहां हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो इस टाइप के सेंटेंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है यार गलत है। मतलब मैं बोलता रहता हूँ कि जामिया में क्वेश्चंस में एरर होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि बच्चे अब इसको छोड़ के आ जाए। हाँ, कहां पर आपको लगेगा, जैसे यहां पर अगर मैं लिख देता मेट, देखो यहां पर सब लोग हैव हैड और मेट, तब ये गलत होता है कि मेट तो ऑलरेडी आपको वर्ब मिला हुआ है, फिर ये दो वर्ब, दो ऑक्सिलरी को आप क्यों रखे हुए। लेकिन यहां पर हमारे पास कितने हैं, दो है, तो दो है तो एक का तो चांस है कि वर्ब होगा मेन वर्ब और दूसरा होगा ऑक्सिलरी। दो से ज्यादा मिल जाता है तो वहां पर मैटर ऑफ कंसर्न है कि यार ये जब तीसरा वर्ब है ही तो हम इसको क्यों करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में कुछ एक आध ऐसे ऑप्शंस थे जहां पर क्लियर कट आ गया कि ऑलरेडी तीन वर्ब है, मतलब वो गलत है। एक्टिव पैसिव का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया था, बस एक दो पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम लोग कि जो हमारा इंटेरोगेटिव होता है उसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं। सपोज लिखा हुआ है डिड ही बीट यू, डिड ही बीट यू, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हो सकता है कि इसका पैसिव फॉर्म आ जाए। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है, हम यू यहां पर लिखेंगे, नहीं, हाँ, डिड ही बीट यू, यू ऑब्जेक्ट है, हमको क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं। डिड क्या है, कौन सा टेंस है, पास्ट है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट पैसिव में क्या यूज करते हैं हम, वॉज या वर, तो यू के साथ क्या आएगा, वर आएगा। वर यू बीटन बाय हिम। अब आपको देखिए, सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं एमसीक्यू, उसमें आपको बनाना नहीं पड़ता, आपको ऑलरेडी बना हुआ है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए कि डिड है, सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट में वहां क्या होता है, वॉज और वर होता है, तो फिर हम वर मिल गया, अब इस पे हम फोकस करेंगे। समझ गए, यहां पर थर्ड फॉर्म मिल गया तो सही है, वरना कई जगह वो क्या करते हैं, कुछ कुछ ऑप्शन में बीट को बीट ही रहने देते हैं। क्लियर है सबको, ओके। अब देखिए इंटेरोगेटिव के बाद एक आता है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का जैसे अगर हम कहते हैं कि किक द बॉल, किक द बॉल, इसमें क्या होगा, द बॉल, पहले आप लिखिए द बॉल बी किक्ड, और फिर आप करो क्या,
इसको पैसिव में लेट लगता है। तो पैसिव का जब भी आप कौन से सेंटेंस इंपेरेटिव को पैसिव में चेंज करोगे तो लेट का होना जरूरी है। अगर लेट नहीं है तो वो पैसिव में चेंज नहीं होगा, वो पैसिव नहीं हो सकता है। एक्टिव वॉइस है उसका, अगर आपको पैसिव मिले करने को कौन से सेंटेंस का, इंपेरेटिव का, तो इंपेरेटिव में लेट लगा हुआ होता है। अगर लेट नहीं है लगा हुआ तो समझो ये पैसिव नहीं है। नरेशन ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है किस चीज का, कि रिपोर्टिंग वर्ब का ध्यान रखना है और किसका रखना है ध्यान, रिपोर्टेड वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब हाँ, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेज, ही वेंट टू मार्केट। अब यहां तो है पास्ट टेंस में, अब वो पास्ट में तो हमें पास्ट में ही लिखना है, हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ही टेल्स दैट ही वेंट टू मार्केट, ठीक है, मतलब हमने टेंस में कोई चेंज नहीं किया। चेंजेस कब होता है, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। तो पास्ट में है तो आप एक टेबल बनाओ कि जितने भी प्रेजेंट में होंगे ये सब किस में चेंज हो जाएंगे, पास्ट में। जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो वो चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम कहां अराइज होता है, प्रॉब्लम अराइज होता है कि आपको यहां दे देते हैं वो सिंपल पास्ट। मतलब एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि अगर यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसको। रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा ही सेड आई गो टू स्कूल। बस अब थोड़ा सा, ये हमारा कौन सा चल रहा है, नरेशन चल रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, अनसीन पैसेज का बता दूंगा तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ही सेड आई गो टू स्कूल, ठीक है। अब अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाता है ही टोल्ड दैट ही वेंट टू, नहीं सेड भी होगा आप देखें, लेकिन बेहतर है चेंज कर देना, ठीक। अब यहां देखिए गो को हमने वेंट किया, मतलब सिंपल प्रेजेंट को हमने सिंपल पास्ट में किया, लेकिन अगर सिंपल पास्ट में आ जाए ही सेड आई वेंट टू, अब क्या करेंगे हम, ही टोल्ड दैट, नहीं, ही हैड गॉन टू स्कूल। मतलब
पास्ट सिंपल पास्ट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अगर आ जाए पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर क्या करेंगे? तो पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है। अब अगर आप देखेंगे फ्यूचर को, तो फ्यूचर में आपको सिर्फ विल और शैल को चेंज करना है वुड में। समझ गए? जितने भी विल और शैल है आप चेंज कर, जैसे अगर लिखा हुआ है आई आई विल गो टू द स्कूल, तो हो जाएगा आई वुड गो टू द स्कूल। अब अगर टाइम को लेकर के मसला है, टाइम का है, जहां पे इंपॉर्टेंट है, शैल लगा हुआ है, तो वहां पर आप शैल को शुड करेंगे। कहा? जहां पर बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट मैटर है। लेकिन जहां पर इंपॉर्टेंट मैटर है, नॉर्मल है, आई शैल प्ले, तो आप उसको आई शुड प्ले नहीं करेंगे, आई वुड प्ले करेंगे। ठीक है? क्लियर है सबको? अब इसमें एक इंटेरोगेटिव में हमको देखना है। इंटेरोगेटिव में अगर इज से यानी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, जैसे इज दिस योर पेन, जब हम इसको चेंज करेंगे, सबसे पहले तो यह है कि आपको यूज करना है आस्क्ड। क्या यूज करना है? आस्क्ड यूज करना है, क्वेश्चन यूज करना है, वांटेड टू नो यूज करना है। ये सब आप यूज कर सकते हैं। समझ गए? अगर इज दिस योर पेन लिखा हुआ है, तो हम यहां पर इफ या वेदर को यूज करेंगे, दैट को यूज नहीं करेंगे। इंटेरोगेटिव में हम दैट को बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, नहीं। हम लिखेंगे या तो इफ दिस, अगर प्रेजेंट टेंस में तो इज, अगर पास्ट में होगा तो इफ दिस वाज योर पेन। समझ गए? और इंटेरोगेटिव नहीं लगेगा। अगर WH से है, जैसे व्हाट इज योर नेम, तो हम यहां पर ना तो इफ और वेदर लगाएंगे, ना ही दैट लगाएंगे। हम लगाएंगे सिर्फ इसी को हम कॉपी करेंगे, व्हाट वॉज योर नेम। समझ गए? ही आस्क्ड व्हाट वॉज योर नेम। समझ गए? सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं है। सिमिलरली आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो आप एक्सक्लेम्ड लिखेंगे, और ऑप्टेटिव है तो आप लिखेंगे ही प्रेड, ही विश्ड। इसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। इसका क्योंकि रूल है तो इसको, कॉनकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। कॉनकॉर्ड का सिनोनिम है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट का क्या मतलब? जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि दोनों में बराबर का मामला हो, ऐसा नहीं हो चीटिंग वाला। जैसे आप उनके मोहल्ले में पहले क्या होता था कि आप स्कूल में लड़ो, है ना, लड़के लड़ते थे स्कूल में, तो अब उनके एरिया में हम गए तो हम पिट जाते थे, और हम इंतजार करते थे कि वो हमारे एरिया में आए तो हम उनको पीटेंगे। ये सिलसिला चलता रहा। अब क्या है कि इसका बेस्ट वे है कि आप एनर्जी को चैनलाइज कहाँ करो, चलो हम कोई कंपटीशन करते हैं, फाइटिंग ना करके मैच खेल लेते हैं। अब मैच में भी यहां पर भी चीटिंग हो रहा है। भाई आप उनके एरिया में गए खेलने के लिए, आप लेके गए 11 प्लेयर को, वो उतार दिए 22। और गांव में ऐसा होता था कि भाई नहीं हम भी खेलेंगे, खुद हमने भी किया है। भाई अगर खेलने नहीं दोगे तो खेल होने नहीं देंगे, खड़े हो जाते थे पिच पे, देखो कैसे खेलते हो। अब बेचारा जो बाहर से आया ना, वो भी कहता है छोड़ो यार खिला लो। मतलब वो 22, हम 22 खेल रहे हैं, वो 11 खेल रहा है, तो वो इतना सीधा थोड़ी है कि बोल दिया खेल लो। वो क्या करेगा? वो इंतजार करेगा बेटा
अगली बार तुम अगले संडे हमारे घर पे आओगे, हम उतारेंगे 44। करो तुम हमें जो करना है। तो यहां पर एग्रीमेंट की जरूरत है। अब सपोज आप कोचिंग में पढ़ने आए, आपने फीस दे दिया, है ना, एक फॉर्म भरवाया जाता है, आपको स्लिप मिलता है, वो क्या है, वो एग्रीमेंट है काइंड ऑफ। हम आपसे हमने पैसे ले लिया और आप जब भी आए, आज कैंसिल नहीं, आज क्लास को कैंसिल कर दिया, क्यों, आज लाइट नहीं है, आज टीचर एब्सेंट है, आज वो टीचर बीमार है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तुम झेल लोगे, 5वें दिन क्या करोगे, वहां पहुंचोगे, भाई ऐसा पैसे हमारे वापस करो। तो पैसे वापस करेंगे, है ना। अब पैसे तभी वापस करेंगे जब आपके पास रिकॉर्ड है। कैश ले लिया हमने, आपको कुछ नहीं दिया, हम तो डिनाई कर देंगे, भाई कब दिया है तुमने पैसे। बिल जो होता है, बिल क्यों लोग लेते हैं, यही इसीलिए तो लेते हैं कि वो एक एग्रीमेंट का स्लिप है। मैंने ये एसी परचेज करके लाया, कंपनी ने कहा हम आपको 5 साल की वारंटी देंगे। और पहले के जमाने में क्या होता था कि घर वाले कहीं रखे, घर में चूहा खा गया, कीड़े लग गए उसमें पेपर में, अब वो पेपर ही नहीं मिल रहा है, खराब हो गया, अब जाओ कंपनी वाला कहेगा हम कैसे मान ले। ना तो वो बंदा तुम्हें मिल रहा है जो तुम्हें दिया था। अब यहीं की बात करते हैं। हम लोगों ने ओएमआर स्कैनर को खरीदा, अब कुछ इश्यूज आए, अब हमने उस बंदे को फोन किया, बोला सॉरी सर मैं अब उस कंपनी में काम नहीं करता हूँ। मैंने कहा अब क्या करें, तो आप इंटरनेट से नंबर निकालिए, हमने नंबर निकाला। अब उन्होंने कहा कि सर पहले बिल दिखाना पड़ेगा फिर हम आगे का प्रोसेस। अब हम याद कर रहे हैं, वो तो खैर ये है कि मैं बॉक्स पे ऊपर लिखवा देता हूँ, अगर इसके अंदर बिल है तो लिख दो ऊपर बिल है और क्या क्या, तो वो बिल मिल गया। अगर वो बिल नहीं मिलता तो वो क्या एंटरटेन करता, हमें नहीं करता। भाई क्या प्रूफ है कि आपने खरीदा है हमसे। तो एग्रीमेंट होना जरूरी है। आप एक टॉफी भी खरीदते हैं ना, वो भी एग्रीमेंट। और आपको पता है कि इंडिया इंडिया क्या है, इवन कहीं पर भी देखो, मैरिज इज ऑल्सो एन एग्रीमेंट, है ना, एग्रीमेंट है। अगर आप सही से नहीं रखोगे तो वह ठीक है, दोनों के पास रास्ते हैं अलग होने के, है। हाँ रूम लेते हैं, मकान मालिक का भी अलग अजीब ही वो रहता है, मतलब सॉरी अगर आप में से कोई मकान मालिक हो तो, लेकिन रहता है, पहले बोलेंगे इतने रुपए में, है ना, और, और 10 दिन बाद फिर आएंगे आपका किराया बढ़ गया, भाई क्यों। तो जरूरत है, सबसे अच्छा है टू बी ऑन सेफ साइड। बल्कि आप कोई भी बिजनेस को शुरू करो, आपका दोस्त है, कितना भी अच्छा दोस्त है, ये हमने प्रैक्टिकली देखा है, कितना भी अच्छा दोस्त है, अगर पेपर पे काम नहीं होगा ना तो तुम रोओगे। मतलब एग्रीमेंट अगर नहीं हुआ, मैंने 2018 में अपना स्कूल खोला था इकरा कॉलोनी में, बोर्ड अभी भी लगा हुआ है इब्राहिम इंटरनेशनल का। तो किसी के साथ पार्टनरशिप में था, तो मुझे लोगों ने कहा था, मतलब जिनसे मैंने सजेशन लिया, अब 18 अभी, मैं बिल्कुल आप ये समझिए कि मैंने 10th 12th पास किया है 2010 में, 2015 से मैंने पढ़ाना शुरू किया, मास्टर्स के बाद 3 साल मैंने पढ़ाया, मुझे लगा कि मैं अपना स्कूल चला सकता हूँ। मतलब होता है ना, मेच्योरिटी उस लेवल की नहीं आई थी कि लोग मुझसे कह रहे थे, जो सीनियर काफी जिनसे मैं एडवाइस ले, मैंने कहा नहीं यार रिलेटिव है, अच्छा थोड़ी लगेगा कि बोलूंगा। बोले नहीं भाई कर लो तुम, लेकिन मैंने सोचा यार छोड़ो, ये नहीं जानते उनको, मैं तो अच्छे से जानता हूं ना। तो फिर वही हुआ, डिस्प्यूट, और वो एंड हुआ। तो एग्रीमेंट जरूरी है। सेम चीज हम यहां पर करेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट होना जरूरी है। एक तो बिल्कुल फैक्ट है कि आपको क्या होना है, बराबर होना है ना। तो सबसे पहला रूल क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर रखना है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको वर्ब भी प्लूरल रखना है। ये नॉर्मल है, लॉ ऑफ द नेचर है कि आप
बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं ना जहां पर मैनेज करना पड़ता है। मेरे साथ उसने पार्टनरशिप किया, सपोज किसी ने, मैं 8 घंटे दे रहा हूं, लेकिन वो पहले ही बोल रहा है मुझसे कि भाई मैं 6 घंटे से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, तू 6 घंटा ही दे, आओ मेरा पार्टनर बनो। तो वो लिखवा लेगा तभी तो, वरना कल को मैं बोलूंगा यार मैं 8 दे रहा हूं, तू 6 घंटा दे रहा है, मैं बेवकूफ हूं क्या? तो वो प्रेजेंट कर सकता है कि भाई ये लिखा हुआ है। अगर आप किसी के पास जाएंगे कि भाई जस्टिस करो, ये मैं 8 घंटे दे रहा हूं, ये 6 घंटा दे रहा है, तो वो कहेगा नहीं यार ये गलत कर रहे हो, तुम 2 घंटा कम दे रहे हो। लेकिन अगर लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, तो फिर वो सारी ये जो है ना मॉरलिटी, वो सब खत्म हो जाते कि नहीं भाई लिखा हुआ है तो फिर तो आपको मानना चाहिए। सेम चीज यहां पर है कि बिल्कुल फैक्ट है कि सिंगुलर सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल लेगा, लेकिन कहीं कहीं पर हमको एक्सेप्शनल केसेस में जाना पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन है ना, और इधर और नीदर नॉट, और ये क्वेश्चन आज दिया था मैंने, दिया था नहीं, तुम लोगों को नहीं दिया। एमटीएस में एम वाला था क्वेश्चन है, एज वेल एज, हाँ, आई एज वेल एज दे, उसके बाद ऑप्शन आई एज वेल एज दे, है ना? अच्छा नहीं, ये दूसरे इसमें आएगा, ये नहीं है, इधर नॉट ओनली है ना, वो विथ वाला है, ये तो दूसरा, ये सिंगुलर होता है। देखो ये कब होता है, ये नियरेस्ट सब्जेक्ट वाला है, ये नहीं है, दूसरा पॉइंट। इसमें देखिए दो हमको सब्जेक्ट देखने को मिलता है। सब्जेक्ट आपको दो कैसे मिलेगा? जैसे हमने लिखा द बॉयज, सॉरी, नीदर द बॉयज नॉर देयर पेरेंट्स, ठीक है। अब यहां पर एक, आप द बॉयज है तो यहां पर नीदर आसिफ कर लेते हैं, ठीक है, नीदर आसिफ, इसको हम कर लेते हैं हिज पेरेंट्स। आसिफ क्या है, सिंगुलर है, पेरेंट्स हमारा प्लूरल है। तो ये रूल कहता है कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप वर्ब लगाएंगे। मतलब यहां पर वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, जैसे वर, ठीक। हिज पेरेंट्स की वजह से अगर मैं यहां पे लिख दूं हिज ब्रदर, मतलब हम बात कर रहे हैं सिंगुलर की, तो यहां पे हो जाएगा वॉज। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट को आपको देखना है, समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब दो और टू और मोर एंड के साथ है ना, ये सबको मालूम है कि एंड के साथ है तो आप यूज करेंगे प्लूरल। लेकिन कुछ कुछ जगह है जैसे टाइम एंड टाइड, जहां पर एक ही मीनिंग हमको दिख रहा है, दिखने में दो अलग अलग है लेकिन सेंस हमारा एक है, मीनिंग हमारा एक है। जैसे हम कहते हैं टाइम एंड टाइड, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, और उसके बाद ये कहते हैं कि ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी कहते हैं ना, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, ये सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर, ठीक। और एक केस मैंने आपको बताया था आर्टिकल वाला, कि आर्टिकल के बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे द मदर एंड डॉक्टर। अब यहां पर क्या होगा, वॉज होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग नहीं है, सेम पर्सन है। हमको कैसे पता? क्योंकि एक आर्टिकल यूज हुआ है। अगर मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, द मदर एंड द डॉक्टर, तो अब ये हो जाएगा वर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर हम दो अलग अलग लोगों के लिए बात कर रहे हैं। क्लियर है? ये वाला था क्वेश्चन, अलोंग विथ एज वेल एज। इसमें हमको देखना है सब्जेक्ट को। जैसे ये क्वेश्चन दिया था आई एज वेल एज दे। अब ज्यादातर बच्चों का ये था कि सर दे के साथ एम कैसे आ गया? दे के साथ एम आया नहीं है,
आप इसको बॉक्स में रखो, इसको कोई नहीं जानता है दे को, है ना। वो आई के साथ हमें देखना है सबका। तुम तो क्लास करते भी हो फिर भी। समझ गए? तो आपको यहां पर ये देखना है, विथ है, अलोंग विथ है। अब शादी का अगर कार्ड आएगा तो जो मेंबर होता है आपके घर का, मतलब जो मेन मेंबर है, उसके नाम से आएगा। अलोंग विथ या विथ फैमिली लिखा हुआ होता है, तो विथ फैमिली की कोई वैल्यू है वहां पर? नहीं है। कौन जानता है? आपको कौन जान रहा है? आपको कौन इतना प्रेफरेंस देगा? आप अपने वालिद साहब के साथ जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अपने वालिद साहब से अलग हो जाओ, फिर देखो कोई आके पूछेगा बेटा तुमने खाया या नहीं? बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। प्रेफरेंस तब देंगे, हाँ, आप जब उनके साथ हो ना, तब आएंगे अच्छा बेटा आपने खाया, अदरवाइज कोई नहीं जानता, सब इसको जानते। तो ये याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन रहता है। अब ये जो है डिस्टेंसेस है, पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे हम कहते हैं 100, 100 रुपीज, सॉरी 100 रुपीज। अब ये देखने में हमको लगता है प्लूरल है, प्लूरल नहीं है, ये एक यूनिट है, तो इज हम यूज करेंगे। इसी तरीके से 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, नॉट आर लॉन्ग डिस्टेंस, आर नहीं होगा, इज होगा। अब यहां पर ईच वन, ईदर, नीदर, कुछ भी लिखा हुआ हो इस टाइप का, अगर यहां पर वो दे दे ईच एंड एवरी, तो क्या होगा? प्लूरल होगा? नहीं होगा, सिंगुलर होगा। वो एक बार क्या 10 बार एंड लगा के एनीवन लिख दे, एंड लगा के एनीबडी लिख दे, कोई फर्क नहीं, ऑलवेज सिंगुलर। क्लियर है? नाउन सच एज सिविक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, ये होते ही सिंगुलर है, ये सिंगुलर होते हैं। इसको हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंगुलर होते हैं? आप इसका एस हटा के देखो, अगर हम कैट्स का एस हटा देंगे तो कैट तो रहेगा, लेकिन न्यूज का एस हटा देंगे तो न्यू हो जाएगा, वो वर्ड ही गायब हो जाएगा। तो ये दिखने में हमको प्लूरल लगता है लेकिन है सिंगुलर। एक चीज है कि अगर कोई कहता है माई मैथमेटिक्स, तो फिर ये प्लूरल है। क्यों प्लूरल है? क्योंकि यहां पर मैथमेटिक्स प्रॉपर नाउन नहीं है, यहां पर कॉमन नाउन है, और यहां पर मैथमेटिक्स का मतलब होता है मेरे मैथ सॉल्व करने की स्किल्स, कैलकुलेशन, मैं कैलकुलेशन कर पा रहा हूं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है या स्किल्स के बारे में? तो आप देखेंगे एडजेक्टिव या आर्टिकल यूज होता है, कहां यूज होता है? कॉमन नाउन में होता है, प्रॉपर नाउन में कभी भी नहीं होगा, सब्जेक्ट के पहले कभी नहीं होगा। लेकिन अगर यूज हुआ है तो फिर ये सब्जेक्ट नहीं है, ये फिर स्किल्स है, इसका फिर प्लूरल हो सकता है। हाफ ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, इसमें देखिए जैसे अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज, अब अ लार्ज नंबर लिखा हुआ है या हाफ ऑफ द बॉयज लिखा हुआ है, ये काउंटेबल है ना, तो आप यूज करेंगे प्लूरल। अब अगर यहां पर ऐसे वर्ड को हम यूज करें, जैसे अगर हम लेते हैं हाफ ऑफ द वाटर, अब हाफ ऑफ द वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है, मतलब सिंगुलर। आप अगर वैसे भी देखेंगे तो ये वाटर हम सिंगुलर ही मानते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, जैसे द जूरी गेव, एक मिनट, द जूरी हैज
given its verdict. हैज गिवन हमने यहां पर क्यों लगाया, क्योंकि इट्स लगा हुआ। अगर यहां पर हम देयर लिख देते हैं तो फिर ये हो जाएगा हैव। मतलब पूरा जूरी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ जजेस होता है। उनका एक वर्डिक्ट है तो इट्स होगा, उनका अलग अलग वर्डिक्ट है, सेपरेट वर्डिक्ट है, तो दैट विल बी देयर। यही दो वर्ड्स यूज होंगे, या तो इट्स यूज होगा या देयर। अगर देयर आपको दिखता है तो यहां प्लूरल लगाओ, इट्स अगर मिलता है तो आप इसको जूरी। नहीं, बिना इसके आप डिसाइड नहीं कर पाए। हाँ, हैज तो बाद में आएगा ना, पहले आपको इसके बेसिस पर आपको फिल करना है, ये तो आपको फिल करना है। चलिए, सो दैट्स ऑल विद दिस। अनसीन पैसेज में क्या करना है, सबसे पहला चीज कि आप लेवल 3 के जितने भी पैसेजेस है सबकी रीडिंग करके जाइए। ज्यादातर चांसेस है कि वो पैसेज रिपीट हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, नेट से डाउनलोड करो सीबीएसई का पेपर, इस साल का और इससे पहले साल का, सब कर लो। समझ गए? क्योंकि ज्यादा चांसेस रहता है, पिछले साल जो दिया था उन्होंने सीबीएसई का पेपर दिया, एमयू का नहीं है। आप लोग भी सीबीएसई का, जो बच्चे एमयू में पढ़ रहे हैं वो भी सीबीएसई का, एमयू में नहीं है, जेएमआई में, जो बच्चे जेएमआई दे रहे हैं। तो नंबर 2, आपको सीबीएसई का पेपर डाउनलोड करना है, उसको करके जाओ। तीसरा क्या है कि आपको अप्रोच अब चेंज करना है। आपको पैसेज बिल्कुल लास्ट में करना है, इंग्लिश के लास्ट में नहीं, पूरा कंप्लीट पेपर के लास्ट में। ग्रामर के 20 क्वेश्चन है, पहले आप उसको करिए, बिल्कुल लास्ट में जाइए। क्योंकि मेरा ये मानना है 20 मिनट हो या 2 घंटे हो, अगर पैसेज डिफिकल्ट होगा तो नहीं हो पाएगा। चाहे आप 20 मिनट ले लो या 2 घंटे ले लो, मार्क्स उतने ही आएंगे। तो बेहतर है कि आप लास्ट में करो। अब लास्ट में कैसे करना है, लास्ट में सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को 3 टाइम्स पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना है विथ ऑप्शन। जाहिर सी बात है 5 क्वेश्चन है, इट विल हार्डली टेक मच टाइम। तो 3 बार जब आप पढ़ लेंगे तो आप क्या करिए, पेंसिल उठाइए, पैसेज पे जाइए, जैसे जैसे आंसर मिलते जाए उसको मार्क कर लो। हाँ, लेकिन आंसर शीट पे मार्क नहीं करना, वेट करो पूरा कंप्लीट 5 आंसर मिलने का। पता चला तुम्हें एक मिल गया, 2 नहीं मिला, और फिर आगे तुम जाओगे पता चला इसका आंसर वो हो जाए, तो इसलिए वेट करो 5 आंसर का। जब आपको 5 आंसर मिल जाए तब आप आंसर मार्क करो। 3 बार पढ़ने के बाद आपको पैसेज पढ़ना है। पैसेज में एक चीज ये होता है कि सीक्वेंस में होता है, ऊपर से लेकर के डाउन की तरफ जाता है आंसर। मतलब अगर पहले 4, पहले 5 लाइन में आपको पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर उसके पहले नहीं मिलेगा, उसके बाद ही मिलेगा। तो इस चीज को आप लोग करिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, क्वेश्चन अगर समझ जाओगे आसानी से हो जाएगा। बहुत बच्चे क्वेश्चन को ही नहीं समझते। ठीक है, तो और किसी को कोई डाउट है, जो बच्चे हमारे यूट्यूब पे, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो बिल्कुल आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक या कुछ। क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउ होता है, अलाउ तो नहीं होता, लेकिन अगर कोई लिख दे तो इतना कोई, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर कि आप पेन से ना लिखे, पेंसिल से लिखो कि आप इरेज कर सकते हैं।
वैसे बार बार ये बोला नहीं जाता और हम लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं। कोई किसी और प्लेटफॉर्म का यहाँ पर आके जिंदाबाद कह रहा है, भाई तुम्हें जरूरत क्यों पड़ी यहाँ आने की? इसका मतलब वहां कुछ मिल नहीं रहा है, यहाँ फ्री में मिल रहा है तो आओ ले लो, है ना? फिर भी मतलब नमक खा करके भी तुम नाम नहीं लेते हो यार। एमयू में अनसीन पैसेज नहीं आता है, जेएमआई में आता है। ठीक है, तो जो भी दूसरे प्लेटफॉर्म से आए हुए हैं और जिंदाबाद बोल रहे हैं, तो बेहतर है कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे जाके जिंदाबाद करो। आप वहां से यहाँ आए हो, इसका मतलब वहां आपको नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं ना। ये फैक्ट है बेटा। हम अगर हमें यहाँ मिल रहा है, हम क्यों जाएंगे दूसरी जगह? इसका मतलब आपको मिल नहीं रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर आए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम लेके उसको खामा खा क्यों पब्लिसिटी दूं? मॉड्यूल डिस्कशन हुआ है 2 बैच में। एक मतलब ऑलमोस्ट 3 टॉपिक जो है हम लोगों ने कवर कर लिया। अब 1 या 2 टॉपिक रह गया, वो भी कल इंशाल्लाह हो जाएगा। तो जेएमआई के पहले आपको पूरा मॉड्यूल का टॉपिक मिल जाएगा, मतलब मॉड्यूल डिस्कशन का, अगर कोई एरर रहा होगा तो। पैसेज में ये क्वेश्चन आता है कि इसका एक्चुअल टॉपिक क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट टॉपिक, सूटेबल टॉपिक। तो आप देख लीजिए वो किसके बारे में बात हो रहा है उसमें। नियर मीनिंग जो हो आप उसको देखिए, क्योंकि स्ट्रेट अवे आपको डायरेक्ट मीनिंग तो नहीं मिलेगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है कि इसका टॉपिक क्या होना चाहिए, ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा 2-3 बार, तब आपको मिल पाएगा इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है कि इंग्लिश को कितना टाइम देना है। मेरा मानना है इंग्लिश को 25 मिनट्स दो, जस्ट 25 मिनट्स, बल्कि इससे और कम में हो जाएगा, लेकिन आप मान करके चलो 25 ही देना है हमको। 2 घंटे का पेपर है, 30 मतलब मिनट्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, लेकिन आपको देना कितना है? 25 क्वेश्चन है, 25 दो, इससे ज्यादा नहीं दो। इससे ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए। हार्डली 10 से 15 मिनट में बच्चे कर लेते हैं। पिछले 2 साल में जो देखा गया, वो बच्चे जिनका इंग्लिश वीक हुआ करता था, वो बच्चे भी 10 से 15 मिनट में करके आए और 20+ मार्क्स स्कोर किया है। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं कल। दूसरा जो होगा आपका कल मैथ्स का होगा। तो आप लोग बिल्कुल स्टे कनेक्टेड एंड कीप sharing with your friends and ask them to subscribe so that you can get benefit। और जो बच्चे अभी भी चाहते हैं कि हमसे जुड़ करके हमारे टेस्ट सीरीज वगैरह में एमयू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो अभी भी कर सकते हैं। हमारे नंबर पे कॉल करके उनको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। तो अभी भी आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं, अभी बहुत कुछ एमयू के लिए बचा हुआ है, तो आप अभी भी अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम और आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। यू शुड नॉट वेट, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।